फिल्मी इंटरटेनमेंट प्रेजेंट मनी हाइस्ट। ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि जो प्रोफेसर की पूरी टीम है उन लोगों ने पुलिस वालों पर गोलीबारी करके वापस से रॉयलमेंट के अंदर चली गई थी और पुलिस वालों ने बैकअप के लिए स्वाट टीम को बुलाया है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ पर हमें इंस्पेक्टर रेकल दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी और माँ के साथ अपनी छुट्टियाँ गुजार रही होती है। वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इंस्पेक्टर रेकल और उसके पति के एक दूसरे से बनती नहीं है और उन लोगों का झगड़ा काफी बढ़ गया है और कोर्ट ने उनकी बेटी को उनके साथ यानी कि इंस्पेक्टर रेकल के साथ रहने के लिए ऑर्डर दिया है। वहाँ पर उन लोगों की बातें चल रही होती है तभी वहाँ पर रेकल को हेडक्वार्टर से फोन आता है। वहाँ पर रेकल को बताया जाता है कि अभी अभी स्पेन के रॉयलमेंट में कुछ चोर घुस आए हैं, तुम अभी यहाँ पर आकर उन लोगों के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करो। बेसिकली रेकल एक नेगोशिएट होती है जो कि गवर्नमेंट और चोरों के बीच एक ऐसी तालमेल बनाकर एक बात बताए जिसकी वजह से ना आम लोगों को कोई नुकसान हो और वो चोर भी पकड़े जाए। इसके बाद हमें रॉयलमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस हाइस्ट को अभी तक 8 घंटे हो गए हैं। वहाँ पर डेनवर टोक्यो पर भड़क रहा होता है। उसे कहता है कि तुमने पुलिस पर गोलियां क्यों चलाई। वहाँ पर टोक्यो उससे लड़ने लगती है और उसे कहती है कि क्या तुमने नहीं देखा कि उन लोगों ने रियो पर गोली चलाई। वहाँ पर बर्लिन कहता है कि तुम्हारे सपोर्ट के लिए हमने भी गोलियां चलाई थी और हमने तब जमीन पर गोलियां चलाई थी ना कि पुलिस वालों पर, और तुम्हारे वजह से वहाँ पर 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर स्वाट आ सकती है। बर्लिन वहाँ पर सभी के ट्रांसमीटर मांगकर उनको एक फिश टैंक में डाल देता है। साथ ही उन लोगों को कहता है कि हम लोग अभी एनालॉग यानी कि सीक्रेट लाइन जो कि उस शिपपॉट के अंदर से होती है उससे बात करेंगे। इसके बाद बर्लिन प्रोफेसर को कॉल लगाता है और उसे टोक्यो और रियो के बारे में सब कुछ बता देता है। उस बात से प्रोफेसर को बुरा तो लगता है लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहता है। वहाँ पर टोक्यो कैमरे के पास आकर प्रोफेसर को कहते हैं कि वो पुलिस वाले भी हम पर ओपन फायर कर रहे थे और मैंने सिर्फ अपने आप को और रियो को बचाने के लिए उन लोगों पे फायर किया था। अगर मैं उन लोगों पे फायर नहीं करती तो वो लोग हमें जान से मार देते, और ये सब कहकर वो फोन को रख देती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि हेडक्वार्टर के अंदर इंस्पेक्टर रेकेल भी पहुंच चुकी है। तब वहाँ पर रेकेल उसके असिस्टेंट एंजल को यहाँ की रिपोर्ट देने के लिए कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब वहाँ पर एंजल रेकेल को बताता है कि रॉयलमेंट के अंदर 35 एम्प्लॉइज, 11 सिक्योरिटी गार्ड्स और 17 स्कूल के बच्चे फंसे हुए हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक वहाँ पर 4 लुटेरे हैं जिनके पास गन्स है और उन 4 चोरों ने ही उन लोगों को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा है। और एंजल उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की टीम 4 से ज्यादा लोगों की है क्योंकि सिर्फ 4 लोग इस पूरी प्लानिंग को अंजाम नहीं दे सकते। वहाँ पर रेकेल एक प्लान बनाती है, वो वहाँ पर एक कैंप लगवा देती है और वो उन सभी लोगों को बता देती है कि इस पूरे एरिया के अंदर जितने भी कॉल आएंगे वो सभी हमसे होकर गुजरने चाहिए, चाहे वो किसी का भी कॉल हो, और तुम लोग अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लो और हम लोग जो चोर उस रॉयलमेंट के अंदर है उन लोगों को कोई कॉल आएगा तो हम लोग उसे ट्रैक करेंगे। इसके बाद हमें रॉयलमेंट के अंदर बर्लिन और रियो को दिखाया जाता है। वहाँ पर बर्लिन रियो पर गुस्सा होकर कह रहा होता है कि तुमने प्रोफेसर को तुम्हारे और टोक्यो के रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया, तुम्हारी ये एक गलती हम सभी लोगों को लेकर डूबेगी। साथ ही वो रियो को ये भी बताता है कि उसने अभी तक 5 बार शादी कर ली है और 5 बार उसे डिवोर्स मिल चुका है। ये लड़कियां हमें सिर्फ मरवाती है, कभी भी हमारी जिंदगी को खुशहाली से नहीं जीने देती है, और तुम्हें बड़ा होने की वजह से एक सलाह देता हूँ कि तुम टोक्यो से कभी भी दूर ही रहना, और तुम्हें अभी यहाँ पर एक लड़की पर नजर रखनी है जिसका नाम है एलिसन पार्कर, और अब जाओ और हर वक्त उसके साथ रहना, चाहे उसे वॉशरूम जाना हो या उसे खाना खाना हो, तुम हर वक्त उसके साथ ही रहोगे। इसके बाद वहाँ से रियो एलिसन के पास पहुँचता है, उसे कपड़े देता है और उसे कहता है कि तुम चेंज कर लो। वहाँ पर एलिसन जब कपड़े बदल रही होती है तभी रियो को उसकी पुरानी यादें याद आ रही होती है। उसे वो पल याद आते हैं जो पल उसने टोक्यो के साथ बिताए थे। चोरी की प्लानिंग के 5 महीनों के दौरान टोक्यो और रियो कई बार करीब आए, कई बार इंटीमेट भी हुए, और यही यादें उसे बार बार याद आ रही होती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमें पुलिस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर रेकेल उन चोरों से बात करने के लिए कोशिश करती है। वो चाहती थी कि वो बर्लिन से कांटेक्ट करे जो कि अभी रॉयलमेंट के अंदर है। वहाँ पर बर्लिन उस कॉल को प्रोफेसर के पास कनेक्ट कर देता है। प्रोफेसर अपनी वॉइस को इंटोनेट करके रेकेल से दूसरी आवाज में बातें करना शुरू कर देता है। प्रोफेसर और रेकेल के बीच में नेगोशिएशन के लिए बातें चल रही होती है। वहाँ पर प्रोफेसर रेकेल को बताता है कि मुझे ब्राजील जाने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके मेरी इन मांगों को पूरा करो। वो दोनों वहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि प्रोफेसर का प्लान कुछ और ही है। दरअसल प्रोफेसर रेकेल को उसकी बातों में उलझाकर उसका टाइम वेस्ट कर रहा होता है और प्रोफेसर उसकी सुंदरता और उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए
बातें कर रहा होता है। प्रोफेसर रकेल को कहता है कि आज आपने क्या पहना है। उन लोगों की बातों बातों में रकेल प्रोफेसर को कहती है कि आपके हॉस्टेजेस में एक लड़की है जिसका नाम है एलिसन पार्कर, आप उसे छोड़ दीजिए। तब वहाँ पर प्रोफेसर कहता है कि इस बारे में मैं सोचूंगा। ये कहने के बाद प्रोफेसर फोन को रख देता है। इस सारे डिस्कशन के बाद रकेल वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसे कर्नल रोकता है और रकेल से कहता है कि हमें नेगोशिएशन से नहीं दम से काम लेना होगा। रकेल उससे कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो सभी हॉस्टेजेस को वहाँ पर मार देंगे, इसलिए हमें उसकी बातें माननी पड़ेगी। लेकिन ये बातें कर्नल को पसंद नहीं आती है और वो रकेल की लाइफ में इंटरफेयर करता है। रकेल और उसके पति के बीच में जो मतभेद है वो सब वहाँ पर वो बता देता है। इसके बाद हमें रॉयल मेट में रियो को दिखाया जाता है जो कि एलिसन के साथ उस पर नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे उसके पुरानी यादें वापस से याद आना शुरू हो जाती है कि कैसे प्रोफेसर की टीम ट्रेनिंग के दौरान अपने फ्यूचर के प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब हम लोग इस चोरी में कामयाब हो जाएंगे तब हमारे फ्यूचर में क्या क्या चीज होगी जो हम कर सकते हैं। वहाँ पर डेनवर बताता है कि जब मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा तब मैं एक कार खरीदूंगा जिसके अंदर ढिच्चिक ढिच्चिक म्यूजिक होगा। वही बर्लिन कहता है कि मैं इन पैसों से एक वाइनरी खोलूंगा। नेरोबी कहती है कि वो एक एरोप्लेन खरीदेगी और उस प्लेन के साथ पूरे वर्ल्ड की सैर करेगी। इसके बाद ये सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमें बर्लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस हॉल के अंदर के हॉस्टेजेस को पानी, ब्लैंकेट और सैंडविच खाने के लिए देता है। साथ ही वो उन हॉस्टेजेस को जैसे उन लोगों ने ड्रेस पहनी है वैसी ड्रेस उन लोगों को देता है और उन हॉस्टेजेस को कहता है कि ये कपड़े आपको अभी पहनने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर जो मोनिका का बॉस होता है आर्थुरो वो हाथ खड़ा करता है और कहता है कि यहाँ पर काफी सारी लेडीज है, उन लेडीज को कुछ मेडिसिन चाहिए, क्या आप उन लेडीज के लिए वो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमें बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंजल रकेल के साथ बात कर रहा होता है। एंजल रकेल को बताता है कि वो सारे चोर एक दूसरे के साथ वॉकी टॉकी या फिर किसी भी चीज से बात नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग उनकी बातों को भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों से परेशान होकर रकेल वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आकर स्मोकिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर उसे बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हुई दिखती है। वहाँ पर वो समझ जाती है कि इस सब के पीछे कर्नल का हाथ है। वहाँ पर रकेल अंदर आकर कर्नल को बोलती है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये सोल्जर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने आपको मना किया था कि उन लोगों के ऊपर हमला करना खतरे से खाली नहीं है, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। वहाँ पर कर्नल उसे बताता है कि इस पूरे हाइस्ट के अंदर एक लड़की फंसी हुई है जिसका नाम है एलिसन पार्कर, जो कि यूके एम्बेसिडर बेंजामिन पार्कर की बेटी है। रॉयल मेट के अंदर के चोरों को ये पता नहीं है कि एलिसन पार्कर क्या है, लेकिन अगर कल तक उन लोगों को ये पता चल गया तो वो लोग उसके बदले अब उनकी ब्लैकमेलिंग को और भी बढ़ा देंगे और अगर ऐसा हुआ तो यूके को भी इस मामले में शामिल होना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि स्पेन के मामले में यूके आ जाए, इसलिए मैंने ऊपर से ऑर्डर ले लिए है ताकि हम लोग आज ही रात एलिसन को वहाँ से निकाल ले। इसके बाद ये कहानी वापस से पास्ट में चली जाती है जहाँ पर प्रोफेसर उसकी टीम को पढ़ा रहा होता है। वहाँ पर प्रोफेसर उन लोगों को बताता है कि अब 4:30 बजे से पहले आर्मी वहाँ पर आकर तुम लोगों पर हमला करेगी। आर्मी जरूर आएगी और एलिसन पार्कर को बचाने की कोशिश करेगी। अगर आर्मी वहाँ पर आ गई तो हम हमारे प्लान में और भी ज्यादा कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो प्लान हमने सेट किया है उस प्लान की तरफ हम एक कदम और बढ़ जाएंगे। इसके बाद वापस से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हमें प्रोफेसर दिखाया जाता है। प्रोफेसर अपने कैमरा में देख रहा होता है कि स्क्वाड टीम रॉयल मेट के अंदर घुसने के लिए 4 जगहों से हमला करने वाली है। सबसे पहले स्क्वाड टीम रॉयल मेट के छत पर पहुंचती है और वहां से नीचे जाने का रास्ता ढूंढती है। इस बात की इंफॉर्मेशन प्रोफेसर कॉल करके बर्लिन को बता देता है। वहाँ पर बर्लिन अपने प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। उन लोगों ने इस बात का पहले से ही प्लान बनाकर रखा था। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पूरी फौज छत के दरवाजे पर छेद करके कैमरे की मदद से वहां पर देख रहे होते हैं कि आखिर अंदर कितने लोग हैं। प्रोफेसर ने अपने टीम को 5 महीने अच्छी ट्रेनिंग दी थी, इस वजह से वो लोग वहां पर मशीन गन लेकर तैयार रहते हैं। ये सारी चीजें प्रोफेसर अपने कैमरे में देख रहा होता है। साथ ही रेकल और एंजल भी एक कैमरे की मदद से ये सब देख रहे होते हैं। वही वहां पर रेकल ये डिसाइड करती है कि हम उस दरवाजे से अंदर नहीं जाएंगे। अगर उन लोगों को हमारे अंदर जाने की भनक भी लग गई तो फिर वो लोग एलिसन को जान से मार देंगे और इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। इस सारी वजह से उन लोगों का मिशन वहीं पर रोक दिया जाता है। इसके बाद प्रोफेसर टीम की शानदार चोरी की शुरुआत हो जाती है। वहाँ पर नायरोबी कुछ एम्प्लॉयज के नाम की लिस्ट बनाकर उन लोगों को अपने साथ ले जाती है और उन एम्प्लॉयज को कहती है कि यहाँ से आप लोगों का नया काम शुरू हो रहा है। आपका काम यही है कि आपके पास नए कागज के बंडल आएंगे और तुम लोगों को इनसे धड़ाधड़ नोट छापने हैं। तुम जितने ज्यादा नोट छापोगे हम लोग तुम्हें उतनी जल्दी यहाँ से रिहा
करेंगे। और मजे की बात तो यह है कि आपको इस काम का पैसा भी मिलेगा। इसके बाद वहाँ पर धड़ाधड़ नोट छापना शुरू हो जाते हैं। वो लोग हर घंटे 8 मिलियन से ज्यादा नोट छापते हैं। इसके बाद हमें रेकल को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। रेकल अपनी माँ को कॉल कर रही होती है। वो अपनी माँ को बताने वाली होती है कि ये मिशन अभी और भी लंबा चलने वाला है, इसलिए मुझे घर आने के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तभी वहाँ पर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है। प्रोफेसर रेकल को कहता है कि आप मेरे फोन से फोन कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।